जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है लखनऊ समझौता। इसके बाद बस आपका एक ही चैप्टर बचा रह जाएगा, फिर आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने ना देखे हों तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहाँ पर आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक सभी क्लासेस एक प्रकार से लाइन से मिल जाएंगी, साथ ही साथ सिलेबस भी मिल जाएगा। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिस पर आपको सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त करवाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं लखनऊ समझौता आखिर क्यों होता है, किनके बीच होता है और किसने करवाया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी और इसका परिणाम क्या होता है और इसके लक्ष्य क्या होते हैं, अर्थात उद्देश्य क्या होते हैं। इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पहले ही बताया, आपका पूरा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा, और किसी अन्य सब्जेक्ट का आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा। और पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट आखिर किन किन दो लोगों के बीच होता है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में होता है। इसमें दो समझौताएं होती हैं। एक समझौता होता है गरम दल और नरम दल के मध्य होता है, दूसरा समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। ये दो समझौता होता है लखनऊ पैक्ट अर्थात लखनऊ समझौता 1916 में। गरम दल और नरम दल के क्या कारण थे कि उनके मध्य समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या कारण थे कि उनका समझौता हुआ। जो गरम दल और नरम दल था वह सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर इन दोनों के मध्य एक प्रकार से विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि आपको हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। अब यह 1916 में इनके मध्य समझौता हो जाता है। क्यों हो जाता है आगे चलकर हम इस वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है। जो मुस्लिम लीग एक अलग से बनी हुई थी, एक प्रकार से अलग से लीग बनी हुई थी, और कांग्रेस जो थी, इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। मुस्लिमों का एक प्रकार से जो संप्रदाय था उनका एक जो टीम था, और कांग्रेस में मुस्लिम हिंदू दोनों थे। तो ये अलग अलग जो लीग थी, अलग अलग जो टीम था, इनमें समझौता हो जाता है। इसमें भी किस कारणों से यह समझौता होता है यह भी इस चैप्टर में हम अच्छे से देखेंगे। तो हम बात करते हैं जो 1916 में जिसमें यह समझौता होता है, तो उसमें अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का लखनऊ में, उसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार जी रहते हैं। और उसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब यह लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं वह अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं, और लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं। अब हम बात करते हैं गरम दल और नरम दल के मध्य जो समझौता हुआ उसमें कारण क्या था। लखनऊ पैक्ट में गरम दल और नरम दल के मध्य समझौते के कारण क्या थे। सबसे पहले हम देखेंगे नरम दल के क्या कारण थे कि उनको समझौता करने के लिए राजी होना पड़ा, और फिर हम देखेंगे गरम दल के क्या कारण थे कि उन्हें समझौता करने के लिए एक प्रकार से एग्री या राजी होना पड़ा। तो सबसे पहला कारण था कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता दोनों की 1916 में मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु नरम दल को कमज़ोर बना दी। एक प्रकार से अगर हम देखें तो नरम दल के मुख्य लीडर्स में आते थे यह गोपाल कृष्ण गोखले जी और फिरोज शाह मेहता जी। तो इनका जब मृत्यु हो जाता है, एक प्रकार से जो नरम दल होती है वह कमज़ोर बन जाती है और राजनीतिक शून्यता आ जाती है। राजनीतिक शून्यता का मतलब क्या होता है कि कोई भी उनकी तरफ से न प्रतिक्रिया की जाती है न मांग की जाती है, वह एकदम साइलेंट हो जाते हैं, कोई भी उनके तरफ से कार्य नहीं किया जाता है। फिर आती हैं एनी बेसेंट जी, जिसको आपको हमने बताया था 1915 में उन्होंने होम रूल लीग का एक प्रकार से कांग्रेस से मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था
कांग्रेस के द्वारा। फिर वह आगे चलकर गरम दल और नरम दल को एक करने की मांग करती हैं। जब गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हो जाती है और फिरोज शाह मेहता दोनों की 1916 में, तो एनी बेसेंट जी प्रयास करती हैं कि कांग्रेस का जो गरम दल है और नरम दल है दोनों को एक किया जाए, और वह कांग्रेस में गरम दल के नेताओं की वापसी निश्चित करती हैं 1916 में ही। अब गरम दल के नेताओं का क्या कारण था? 1908 में बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया, जो कि गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने संन्यास ले लिया। और दूसरे कौन थे? अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में बरी होने के बाद पांडिचेरी चले गए। जो उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र में जब वह केस में फंसे हुए थे, जेल हुआ था, वह जब वहाँ से रिहा हुए, बरी हुए, तो वह पांडिचेरी चले गए, वह भी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। बात आती है लाला लाजपत राय की, तो वह भी अस्थायी रूप से अमेरिका चले जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए वह अमेरिका चले जाते हैं। लाल, बाल, पाल 3 लोग थे, जिसमें से बाल और लाल दोनों उपस्थित नहीं थे। तो 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक जी भी गिरफ्तार जो हुए थे, 6 वर्ष के लिए उन्हें सज़ा सुनाई गई थी। 6 वर्ष पश्चात 1914 में वह आते हैं और वह देखते हैं एक प्रकार से हमारा जो गरम दल है उसमें कोई भी बचा नहीं है, कोई भी नेता उनका साथ देने के लिए नहीं बचा है। तो वह क्या सोचते हैं कि हमें गरम दल और नरम दल को एक होकर एक प्रकार से आगे अपने स्वराज की मांग करनी चाहिए। और उन्होंने यह कहा भी था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो उन दोनों के मध्य, गरम दल और नरम दल के मध्य समझौता हो गया। तो उसके कारणों को हमने अच्छे से समझा। अगला समझौता जो हमारा लखनऊ पैक्ट में हुआ 1916 में, वह हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता के कारण। इसमें क्या हुआ कि जो पार्लियामेंटो सुधार हुआ था 1909 में, जिसमें पृथक एक प्रकार से निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? मुस्लिम को, जिससे एक प्रकार से वह असंतुष्ट थी। कौन असंतुष्ट था? कांग्रेस जो पार्टी थी वह असंतुष्ट थी। वह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस नहीं, मुस्लिम को कोई भी पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त हो। फिर आगे बात आती है 1911 में जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ, इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि ब्रिटिशों ने उनको दिलासा दिया था कि यह जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा है यह आपके हित के ही लिए किया जाता है। फिर जब इसे रद्द कर दिया जाता है तो वह सोचते हैं कि आखिर हम इनके अंदर में रहकर हमारा कोई भी मांग पूरा नहीं होगा, हमारे हित के कार्य नहीं होंगे, हमें स्वराज्य की आवश्यकता है। फिर 1912 में जब मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की मांग की तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने अस्वीकृत कर दिया। जब 1912 में मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की एक प्रकार से, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने अस्वीकृत कर दिया। हालांकि बाद में चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनता है, लेकिन यह उस समय जब मांग किया था मुस्लिम लीग ने तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने अस्वीकृत कर दिया था। यह एक कारण बना, उन्हें विश्वास हो गया कि यह लोग जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वह हमारे हित का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और इनके प्रयास से मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें कहा गया कि अंग्रेजी सत्ता में स्वशासन की मांग की और इसके लिए अन्य संगठनों का साथ देने का निर्णय किया। सीधा सा उनके इस प्रस्ताव का मतलब था कि उन्हें स्वशासन चाहिए, चाहे उन्हें कांग्रेस संगठन का साथ क्यों न देना पड़े। तो इस प्रकार दोनों के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। और 1915 में अगर हम देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ होने लगे। जब ये सब बातें हुई, लोगों के मन में विचार आया कि हमें साथ रहना चाहिए, तो अगला जो अधिवेशन हुआ 1915 में, जो कि बम्बई में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसमें मुस्लिम लीग जो था उसका भी अधिवेशन साथ साथ होने लगा। जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वहीं पर मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होने लगा 1915 से ही। और समझौता आपका कब हुआ? 1916 में। तो 1915 में पहला अधिवेशन जो था दोनों का साथ साथ कब हुआ? 1915 में। फिर 1916 में दोनों पार्टियों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ
और वहीं लखनऊ समझौता इनके मध्य हो गया। कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक तथा मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया था। सरोजनी नायडू जो हैं वह क्या कहती हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह हिंदू मुस्लिम लीग के अग्रदूत हैं। एक प्रकार से इनके बीच में जो समझौता हुआ उसके अग्रदूत हैं। अब हम देखेंगे लखनऊ पैक्ट में हुए समझौते, मतलब जब उनका समझौता हुआ तो उन्होंने किस किस बात पर दोनों ने राजी हुए, लोगों ने क्या क्या बातें मानी। हिंदू और जो मुस्लिम लीग है और एक प्रकार से जो कांग्रेस है, दोनों के मध्य में जो समझौता हुआ तो उन्होंने क्या क्या बातें मानी थी, जिसमें से पहला था कि कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति दी गई। एक प्रकार से जो 1909 में जो हुआ था मार्ली मिंटो सुधार, उससे वह अस्वीकृत थे, असंतुष्ट थे, लेकिन उसी बात को इस समझौते में उन्होंने माना, क्योंकि उन्हें पता था कुछ उनकी बातें हमें माननी पड़ेगी, हमें और हमारी कुछ उनकी बातें उन्हें माननी पड़ेगी, तभी यह समझौता होगा और दोनों साथ मिलकर जब हम अपने स्वराज की मांग करेंगे तो हम प्राप्त कर सकेंगे। अगला समझौता हुआ अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में स्वीकार किया गया। ये जो समझौता हुआ यह हालांकि तत्कालिक में तुरंत समझौते के लिए तो सही था, लेकिन आगे चलकर यही एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और इन्हीं समझौतों के कारण ही जो लखनऊ पैक्ट में 1916 में उन्होंने किया था, इसी के कारण ही एक प्रकार से वह जो पाकिस्तान का अलग गठन हुआ इसी समझौते के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मुस्लिमों को और अल्पसंख्यकों को एक प्रकार से अधिक छूट दे दी थी। केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए आरक्षित की गई। ये देखिए आगे को क्या उन्होंने दिया कि सांप्रदायिक विशेषाधिकार दिया, जो कि एक प्रकार से बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यक को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी अल्पसंख्यक संख्या है किसी भी कास्ट की या किसी भी पार्टी की, तो अगर उससे किसी भी विधेयक से आपत्ति होगी, अगर वह कहेगा कि यह जो विधेयक है पारित नहीं होना चाहिए, तो वह पारित नहीं की जाएगी। और उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में 40% प्रतिनिधित्व तथा बम्बई और संयुक्त प्रांत में 60% प्रतिनिधित्व दिया। लखनऊ पैक्ट का प्रभाव अगर हम बताएं तो जो तत्कालिक रूप से बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो गई, और इससे क्या हुआ कि जो सरकार की बांटो और राज करो की नीति थी उस पर एक प्रकार से यह चोट था। अगर हम दूरगामी दृष्टि से देखें तो यह पैक्ट प्रभावशाली नहीं रहा था, सांप्रदायिक शक्तियों को नियंत्रित करने में असफल रहा था, क्योंकि उसने समझौता में यह मान लिया था कि अल्पसंख्यकों को अगर किसी भी विधेयक से आपत्ति है तो वह विधेयक पारित नहीं किया जाएगा, उन्हें सांप्रदायिक विशेषता दे दी गई थी। अगला उन्होंने क्या किया कि पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों के मन में तो था कि स्वराज साथ में मिलकर लेना है, लेकिन अलग अलग लेना है, यह मुस्लिम संप्रदाय के मन में था, और इसके प्रावधान आगे चलकर देश के बंटवारे की तरफ ले गए। यही लखनऊ पैक्ट में जो समझौते हुए यही आगे चलकर देश के बंटवारे की तरफ ले गए। इस प्रकार से आपने देखा लखनऊ पैक्ट में जितने भी आपके समझौते हुए, 2 समझौते हुए, उसके कारण, उसके परिणाम, उसके उद्देश्य बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।